अपन ने पढ़ लिया था जो पूरा का पूरा अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन बीइंग का, अपन ने पढ़ा था। लाइक सबसे पहले इंजेशन से लेके इजेशन तक अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया था कि पर्टिकुलर लाइक स्टमक का है, स्टमक में से कौन से एंजाइम रिलीज हो रहे हैं उसकी बात करी, लाइक HCl है, पेप्सिन है। फिर बात करी अपन ने कि जो कंप्लीट डाइजेशन है वो कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो फाइनली है उसमें से क्या निकलते हैं, इंटेस्टाइनल जूस, जिसको जो कंप्लीटली जो कार्बोहाइड्रेट का क्या था, ग्लूकोज बन गया था, और जो प्रोटीन है उसका क्या बन गया था, अमीनो एसिड्स बन गया था, और आपका जो फैट्स है उसका फैटी एसिड से ग्लिसरॉल भी कहते हैं, ठीक है ना। और आपने ये चीज भी पढ़ी थी कि हर ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल्स में भी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सबकी डिफर करती है बाय द लेंथ, है ना, कि हर्बीवोरस जिसमें सेलुलोज जो एनिमल्स खाते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होगी या छोटी, लंबी होगी। क्यों होगी, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स फूड है। और जो लोग मीट खाते हैं जो एनिमल्स, उसकी जो क्या बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन कंपैरेटिवली छोटी होगी, क्योंकि वो क्या डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं है, तो वो इजीली उसको डाइजेस्ट कर। अब अपन बात करेंगे अपना क्या प्रिपेयर हो चुका है, फूड, ठीक है ना। अब अपन जो नेक्स्ट बात करेंगे जो प्रोसेस है दैट इज लाइफ प्रोसेस के अंदर ही आते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है ना। अब सबसे पहले बात आती है कि जो फूड मिला, अपन ने फूड को खाना खाया, अपने एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब होने से क्या अपन को एनर्जी मिल गई, एब्जॉर्ब होने से एनर्जी मिल गई, या जब वो कंप्लीट रेस्पिरेशन होने के बाद एब्जॉर्ब जो फूड है उसको जब कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज किसके अंदर, एनर्जी में, तो उस पूरी जो प्रोसेस होता है कि फूड को अपन एनर्जी मिल जाए बाय द हेल्प ऑफ, जैसे अपन क्या लेते हैं फूड के साथ, अपना सिंपली फूड होता है वो ब्रेक डाउन होता है, तो अपन क्या करते हैं जो आसपास जो अपन क्या करते हैं ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, और जब फूड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो आपका ग्लूकोज है वो आपको क्या देता है, CO2 निकलती है, वाटर निकलता है, और सिंपली एनर्जी निकलती है ना। तो इस जो सिंपली आप बात करते हो रेस्पिरेशन, जैसे आपने अगर आपसे मैं पहले की क्लासेस में पूछूं लाइक 6th 8th में भी अपन 5th में भी रेस्पिरेशन पढ़ते हैं ना सिंपली, तो वहां पे अपन क्या करते हैं, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग इज रेस्पिरेशन, इतना ही पढ़ते हैं। लेकिन क्या ये डेफिनेशन कंप्लीट है? अगर मैं सिर्फ इनहेलिंग और एक्सहेलिंग को रेस्पिरेशन कहूंगा तो फिर ब्रीदिंग किसे कहूंगा, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर होगा उसके पे अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो फूड अपन ने खाया वो ब्रेक डाउन होने के बाद वो प्रोसेस जिससे अपन को क्या एनर्जी मिले सिंपली, है ना, जैसे वो ऑक्सीजन लेगा फूड, तो उस प्रोसेस को सिंपली अपन क्या करेंगे, रेस्पिरेशन, है ना। तो अभी क्या क्या इसके अंदर टर्म्स होती है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है बताओ। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, बिल्कुल सही। और ब्रीदिंग क्या सिर्फ एक फिजिकल फिनोमिनन नहीं है, लाइक इनहेलिंग मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना, सिंपली ये क्या हो गया, ब्रीदिंग। और जब बात होती है रेस्पिरेशन की तो वहां पे क्या होती है, एक केमिकल रिएक्शन, एक बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है कि जो आपका फूड मटेरियल है, जैसे अभी अपन बात करेंगे तीनों ही कि इन दी एब्सेंस में जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तब क्या होगा, जब ऑक्सीजन एब्सेंट होगी कंप्लीटली, और एक केस आएगा कि जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, तीनों की बात करेंगे। तो ब्रीदिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि सिंपली इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग सिंपली क्या होता है, ब्रीदिंग। लेकिन बात करें रेस्पिरेशन के अंदर, क्या उसके अंदर सिंपल इतना सा प्रोसेस नहीं होता है, उसके अंदर पूरा का पूरा फूड जो आपने खाया है उससे क्या होगा, आपको एनर्जी रिलीज होगी, और जितने भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं अलग अलग डिफरेंट वहां पे जो भी सेल्स हैं वहां पे उसको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। इसीलिए पर्टिकुलर सेल की वजह से कई बार इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर मींस पर्टिकुलर सेल पे रेस्पिरेशन होना, और रेस्पिरेशन मींस एनर्जी मिलनी, और पर्टिकुलर सेल पे तो क्या कह दिया अपन ने, सेलुलर रेस्पिरेशन। क्योंकि अपनी बॉडी की एक एक सेल पे जो एनर्जी है वो पहुंच रही है, तो एक एक सेल पे प्रॉपर ऑक्सीजन जा रहा है, और वहां से क्या मिल रही है उस सेल को, आपको प्रॉपर एनर्जी मिल रही है, ठीक है ना। तो बेसिक इतना सा आइडिया लगा आपको कि रेस्पिरेशन ब्रीदिंग में थोड़ा डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं बेसिक, थोड़ा सा लिखो, फिर आगे जो जो चीजें होंगी वो बात करेंगे एक एक।
अपन ने पूरा कंप्लीट लिख लिया था ना, डाइजेशन और इजेशन तक हो गया था ना, ठीक है। अब लिखो सिंपली रेस्पिरेशन में, द प्रोसेस ऑफ releasing energy, the process of releasing energy from food, the process of releasing energy from food is called respiration, is called respiration, full stop. The process of respiration, the process of respiration involves, the process of respiration involves taking in oxygen into the cells, comma, using it for releasing energy by burning food, for releasing energy by burning food, and then eliminating the waste products, तो अगर मैं बात करूं सिंपल एक रेस्पिरेशन प्रोसेस की, तो क्या उसकी एक सिंपल इक्वेशन की मैं बात करूं, अपन ने फूड खाया और फिर क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, जो अपन ने एटमॉस्फेयर से ली ऑक्सीजन, और फिर क्या हुआ, जब रेस्पायर हुआ, जब प्रोसेस जो फूड है उसने अपन को क्या फाइनली दिया, एनर्जी के साथ साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी निकले, लाइक CO2 कंप्लीटली वेस्ट है, लेकिन वाटर को अपन कंप्लीटली वेस्ट नहीं करेंगे कह सकते हैं ना, क्योंकि वाटर अपने दूसरी जो, अब अगर अपन एक बात करूं एक सिंपल बॉडी की, तो 70 या 90% से भी ज्यादा अपने में क्या रहता है, वाटर प्रेजेंट रहता है। आप कोई भी चीज देखो लिक्विड फॉर्म में होती है बॉडी के, चाहे ब्लड से लेके चाहे आपका कोई भी स्टमक के अंदर एसिड होता है तो लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो वाटर क्या हुआ, वेस्ट नहीं हुआ। और जो CO2 होती है वो क्या करती है, अपने नोज के थ्रू एक्सहेल आउट हो जाती है। तो सिंपल अगर एक किसी रेस्पिरेशन प्रोसेस की इक्वेशन की बात करें तो क्या यही होगी, है ना, तो इसको लिखिए। ये कौन सा फूड है? ये वही तो फूड है, ग्लूकोज बनाना भी, अभी उसने एनर्जी नहीं दी ना, ग्लूकोज को कन्वर्ट करना पड़ेगा ना एनर्जी में। हाँ, ग्लूकोज तो वो वाटर सॉल्युबल है, मतलब खून के साथ चला गया पूरी बॉडी में। अब क्या होगा, पर्टिकुलर सेल को एनर्जी चाहिए तो उस ग्लूकोज को अपन कन्वर्ट करेंगे एनर्जी में। ग्लूकोज एनर्जी थोड़ी है, ग्लूकोज तो एक कंपोनेंट है कि कार्बोहाइड्रेट का, उसके थ्रू अपन को एनर्जी मिलेगी, वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, उसके थ्रू अपन को एनर्जी मिलेगी ग्लूकोज। जब ग्लूकोज बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाएगा, मान लीजिए अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप 2 दिन मैं आपको खाना नहीं देता हूं, आप जिंदा रहोगे? 3 दिन नहीं दूंगा तो भी जिंदा रहोगे, अप्रोक्स 10-15 दिन या महीना ज्यादा। अगर मैं आपको 5 मिनट ऑक्सीजन ना दूं, क्यों? आपने तो खाना खा रखा है ना, आपकी बॉडी को तो एनर्जी मिल जानी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो बॉडी को एनर्जी मिलेगी ही नहीं। तो यही तो प्रोसेस है रेस्पिरेशन, कि अगर आप सिंपली 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन भी खाना खाए बिना रह सकते हो, क्योंकि आपकी बॉडी में वो स्टोर है, अगर मान लो एनर्जी स्टोर्स भी तो है ना, फैट की फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म्स में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, तो वहां से वो क्या करेगा, उसको लेगा। लेकिन इसको एनर्जी रिलीज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये है कि इसको ऑक्सीजन मिलती रहनी चाहिए, और फिर देन ये एनर्जी, इसलिए ही बोलते हैं कि वैसे तो बॉडी का हर एक पार्ट की
हर इंपॉर्टेंट है, लेकिन बात करूं लंग्स की, जैसे मान लीजिए आप कभी बचपन में करते हैं नाक बंद करके रखते लेते थोड़ी सी देर, तो आप 1 मिनट भी इससे ज्यादा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप सफोकेट हो, क्योंकि आपकी एनर्जी बनना जो है वो एक टाइम के बाद बंद हो जाती है। तो जब एनर्जी नहीं मिलेगी सेल्स को तो वो डाई होंगे। तो समझ पा रहे हो कि इंपॉर्टेंस कितनी है। तो ये तो फूड है, ये भी एनर्जी नहीं है। तो सिंपल एक मान लीजिए जैसे कोई फैक्ट्री में आपको कोई सामान बनाना है, तो ये तो सिर्फ रॉ मटेरियल, जब तक आप उसको मिक्सी में नहीं डाल के, और जैसे मान लो कुछ, जैसे मान लीजिए कोई भी आपको लाइक चाय बनानी है, तो चाय के लिए आपको चीनी, दूध, पानी ये सब चाहिए, तो आपने वो लाके रख लिया और एक पतीले में डाल के रख लिया, तो उसको पतीली में डालने से सिर्फ क्या चाय बन जाएगी? या फिर आपको ऑन करना पड़ेगा गैस, मतलब एक सिंपली उसके अंदर एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर वो मिक्स होगा, तब जाके अल्टीमेटली क्या बनेगी? चाय। तो उसी तरह अगर आपको चाय एक तरीके से क्या है? एनर्जी, द लास्ट प्रोडक्ट। तो लास्ट के लिए ये क्या हो गए? उसके रॉ मटेरियल्स। समझ में आई बात? ठीक है, अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। हाँ लिख लो। The process of respiration which releases energy takes place inside the cells of the body, so it is also known as cellular respiration, अब बात करते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है। अगर मैं सिंपली बात करूं रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन क्या हो गया? सिंपली एक फिजिकल फिनोमिनन है, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ दी गैसेस। सिंपली CO2 और ऑक्सीजन ही लेंगे अपन, दो ही गैसेस। और रेस्पिरेशन क्या है? सिर्फ इनहेलिंग, इट इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन ब्रीदिंग, बट इट इज ए क्या है? बायोलॉजिकल chemical process through which what we get energy, है नहीं? तो लिखिए, पहले हेडिंग डालिए, ब्रीदिंग वर्सेस रेस्पिरेशन। The mechanism by which organisms obtain oxygen from the air and release carbon dioxide is called breathing। सिंपली ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना क्या कहलाएगा? आपका ब्रीदिंग। फुल स्टॉप। इसी में आगे लिखिए कंटिन्यूएशन में, वेयर एज रेस्पिरेशन includes breathing as well as whereas respiration includes breathing as well as the oxidation of food। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का मतलब आपको समझ में आया? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का मतलब होता है कि कोई भी ऑक्सीडेशन, या दो आपने टर्म सुनोगे केमिस्ट्री में, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में मैं बात करूं सिंपल ऑक्सीडेशन की, जैसे आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी कि कोई भी कंपोनेंट में ऑक्सीजन कंपोनेंट ऐड हो जाए तो क्या कह लेंगे? ऑक्सीडेशन। या फिर मैं कहूं कि कोई भी कंपोनेंट
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाए तो क्या कहेंगे उसको, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन आप जैसा कि पढ़ते हो कि रिडक्शन मतलब तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो उसको बोलते हैं रिड्यूस। जैसे रिडक्शन में रिड्यूस, ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन। वैसे ये जो डेफिनेशन है 11th में आप जाके पढ़ोगे गलत हो जाएगी, है ना। हाँ, लेकिन ये गलत हो, 11th में पढ़ोगे ना तब ये गलत हो जाएगी, है ना। लेकिन अभी आपको नहीं जानना वो क्यों गलत हो जाएगी, वो वहीं सीखना, है ना। ये वापस एक टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन 11th की केमिस्ट्री में, है ना। मैं बोला जब गलत चीज़ थी तो बताई क्यों, है ना। पहली चीज़ तो अगर गलत ही था, केमिस्ट्री में ये बड़ा लोच है, गलत चीज़ बहुत बताते हैं। जैसे आपने बोहर मॉडल 9th में पढ़ा होगा, ये मॉडल पढ़ लिया, फिर अगला मॉडल आ गया, फिर बोलते हैं कि वो पहला वाला मॉडल गलत था, तो जब गलत था तो फिर बताया क्यों, तो ऐसा होता है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया कि फूड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो जो सिंपली बाय प्रोडक्ट्स आएंगे तो उसको क्या कह देंगे, ऑक्सीडेशन। तो लिखिए ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑफ फूड इन द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू रिलीज एनर्जी, टू रिलीज एनर्जी, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसी में, the process of breathing involves the lungs of the organism, whereas the process of respiration involves the lungs of the organism, whereas the process of respiration also involves the mitochondria in the cells. Mitochondria in the cells where food is oxidized also involves the mitochondria in the cells where food is oxidized to release energy. अब जो बात कही गई है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो क्या है एक बार नजर डाल लीजिए। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया आपने शुरू से पढ़ा है कि इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। मैंने आपको स्टोरी भी सुनाई थे कैसे रट्टा मारते थे, मतलब मैं पावर हाउस, एक सेल होता है तो सेल के अंदर एक कंपोनेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका पर्पस क्या है, जो सेल्स है, जो एनर्जी डिफ्यूज, जो फूड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो एनर्जी देगा किसी भी सेल्स के अंदर, वो कहां पे देगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसी वजह से इसको क्या कह रहे हैं अपन, पावर हाउस ऑफ दी सेल। तो ब्रीदिंग की जब बात हो रही थी तो क्या वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया की कोई चर्चा हो रही थी, क्या कोई डिस्कशन हो रहा था, नहीं, क्योंकि वो सिंपली एक फिजिकल फिनोमिना है जिसे अपन लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करना। लेकिन जब बात होती है किसकी, रेस्पिरेशन की, तो वहां पे क्या होता है, जो आपका रेस्पिरेशन है, जो फूड है, फूड से आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और जब इनसाइड द सेल की बात करें तो जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है, फूड ऑक्सीजन के साथ कहां मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये बात हो गई रेस्पिरेशन वर्सेस ब्रीदिंग की। तो अगर अब आपसे कोई पूछ ले कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में आप डिफरेंस बता सकते हो इजीली, ठीक है ना जी, हाँ बिल्कुल। अब अपन कुछ टर्म्स की बात करेंगे, एटीपी, एडीपी, इस टाइप की। अब देखिए 3 कंपोनेंट है मेरे पास, एडीपी, एटीपी एंड फॉस्फेट, सिंपली फॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म है, कोई बताएगा, एडोनिसिन डाई फॉस्फेट। ओके, वेरी गुड। दिस वन इज
एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये है सिंपली आपका फॉस्फेट या फिर पी, ठीक है ना, पी से डिनोट करेंगे फॉस्फेट को, है ना। अब देखिए ये तीनों ही क्या है, एक तरीके से एनर्जी जो आपको मिलती है, जो मैं कह रहा हूं कि फूड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आपका क्या बनाता है, CO2 बनती है, वाटर बनता है, एनर्जी बनती है। तो जो एनर्जी बनी उसकी कोई ना कोई एक, जैसे अपन बोलते थे, आपने इलेक्ट्रिसिटी में बैटरी पढ़ी होगी, बैटरी में आपने देखा होगा, आप हाँ मोबाइल सिंपल लाते हो तो आप बैटरी की यूनिट देख के लाते हो कि भाई हमें इतने वो बोलते हैं कि 5000 mAh की बैटरी है। mAh मतलब मिली एम्पियर, MAHR। आपने एनर्जी क्या पढ़ा है, पावर इंटू टाइम, भाई कितने टाइम, तो अब यहां पे क्या है, MAH, यही तो है, MAH मतलब R होता है ना, तो मिली एम्पियर पर आर, या पर आर नहीं, सिंपली आर। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, पावर इंटू टाइम, तो आर में आएगा ना, पर आर नहीं, ठीक है। अब देखो तो आप बोलते हो, इधर देखो, कोई बात नहीं, छोड़ो उस चीज को, बैटरी आप बोलते हो कि 5000 mAh की, 7000 mAh की, तो कौन सी ज्यादा बैटरी चलेगी, जो कम करेंसी की है, ज्यादा करेंसी की है, जिसकी यूनिट ज्यादा है। जैसे कोई अगर कोई फोन है वो 7000 mAh का है तो वो कितना चलेगा, थोड़ा ज्यादा चलेगा 5000 वाले से, या फिर कोई 8000 का वो उससे ज्यादा भी चलेगा, है ना। तो इस तरह से होता था, एक फिक्स यूनिट होती थी। वैसे ही जो बॉडी के अंदर जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट कि उसकी यूनिट क्या है, वो किस फॉर्म में दी जा रही है एनर्जी, तो वो जो फॉर्म होती है, जिस फॉर्म में जो बॉडी एनर्जी देती है उसे बोलते हैं अपन ATP। किस फॉर्म में, ATP, ठीक है ना। अब दूसरी बात आती है कि अब ये फिर ADP क्या है, फॉस्फेट क्या है, अब इसकी बात करते हैं। जब ADP क्या है, ये भी एक प्रकार की एनर्जी करेंसी ही है। एनर्जी करेंसी मतलब यूनिट, जैसे सिंपली किसी की यूनिट होती है, लेकिन इसकी मैं बात करूं तो ये लो एनर्जी यूनिट है। ये जो एनर्जी आपको कंटेंट देती है, लो एनर्जी देती है, और जो ये ATP है ये हाई एनर्जी यूनिट है ना। और जो बॉडी एनर्जी रिलीज करती है वो हमेशा हाई एनर्जी में करती है, तो अपन किससे डिनोट करते हैं, ATP से। और फॉस्फेट भी एक इसी का, जैसे यहां पे क्या है, एडोनिसिन डाई मींस मतलब दो फॉस्फेट है यहाँ पे ट्राई मतलब ट्राइफॉस्फेट प्रेजेंट होंगे, है ना। तो अब उसी तरह अब ADP का क्या काम है, ADP जो ATP बनती है वो ADP और फॉस्फेट के कॉम्बिनेशन से बनती है। अगर मान लीजिए किसी बॉडी में एनर्जी जो स्टोर हो रही है किस फॉर्म में हो रही है, ATP की फॉर्म में, तो ATP बनता कैसे है, आपका ADP प्लस फॉस्फेट प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या फॉर्म करता है, ATP। तो मतलब अगर किसी बॉडी के अंदर जैसा मान लीजिए एनर्जी रिलीज हो गई तो उसको स्टोर करना है ATP के फॉर्म में, लाइक मेरी बॉडी को ATP के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करनी है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, ADP फॉस्फेट और ऑक्सीजन मिलके किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ATP। अगर वापस मुझे ना बॉडी से ATP तो स्टोर्ड फॉर्म है एनर्जी की, मुझे चाहिए, मुझे वापस एनर्जी चाहिए, मुझे स्टोर्ड फॉर्म में नहीं रखना, मुझे कि भाई इसको यूज करना है, तो यूज करना है, तो ये ATP वापस टूटेगा। कैसे टूटेगा, जैसे आपने इस तरह से, जैसे आपने दो प्रकार की केमिस्ट्री में इक्वेशन पढ़ी होगी, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है, रिलीज होती है। क्या होती है, रिलीज। एक्सो मींस रिलीज और एंडो में मतलब एब्जॉर्ब करना। तो यहां पे ATP पूरा एक मॉलिक्यूल है एनर्जी का, तो अब यहां पे इसको एनर्जी मतलब इसको क्या करना है, सिंपली एनर्जी देनी है, तो ये क्या करेगा, यहां पे सिंपली एनर्जी तोड़ेगा, तो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो ATP किसमें टूटेगा, फिर अगेन ADP फॉस्फेट और यहां पे अगर मैं बात करूं स्टोर करना है तो इन तीनों को कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो अगर मैं सिंपली इसकी बात करूं तो ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, एंडोथर्मिक। तो जो भी बॉडी के अंदर एनर्जी रिलीज मतलब क्या होती है, रिलीज नहीं, अब जैसे मान लीजिए ATP स्टोर्ड फॉर्म में थी, स्टोर्ड फॉर्म में अगर उसको आपको बाय यूज करना है फिजिकली, तो वो कौन सी प्रोसेस के अंदर आ जाएगा, एंडोथर्मिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो ATP आपको सिंपल समझ में आया, एक प्रकार की एनर्जी एक करेंसी है किसकी, बॉडी की। अगर मैं कहता हूं कि किसी ऑर्गेनिज्म में लाइक अभी अपन बात करेंगे 30 ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं और किसी में 2 ATP रिलीज होते हैं, अगर कोई बताना चाहेगा 2 किस में होते हैं, 38 किस में होते हैं,
38 ह्यूमंस में होते हैं, 2 किस में होते हैं? यीस्ट में होते हैं, जो कि आप इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पढ़ते हो, आपने शायद पढ़ा है 2 ATP वाला, है ना? तो ये या अभी मैं अभी जस्ट अपना अगला टॉपिक है तो मैंने ऐसे बता, तो वहां पे क्या हो रही है, सिर्फ 2 ATP एनर्जी मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। मतलब अगर 2 इससे क्या आपको पता चल रहा है कि वहां एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो हाई हो रही है, लो हो रही है, बहुत कम। और जब बात आ रही है ह्यूमन की रेस्पिरेशन की, तो वहां पे इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कितनी रिलीज हो रही है? 38 ATP, मतलब हाई एनर्जी कंटेंट है, ठीक है ना? तो अब लिखिए, और फॉस्फेट इसका एक सबसे जो सिंपलेस्ट फॉर्म है एटीपी की, वो क्या है? फॉस्फेट। देखो इधर देख रहे हो आप, एडीपी मिला, देखो एक 2 मॉलिक्यूल मिला, एक 1 मॉलिक्यूल मिला, और टोटल इसने किसमें कन्वर्ट कर लिया? ट्राइफॉस्फेट। तभी तो इसका नाम क्या है? ट्राइफॉस्फेट। समझ में आई बात? ठीक है, अब हेडिंग डालिए, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग इज स्टोर्ड, या ऐसे डालिए, क्वेश्चन फॉर्म में डालिए, हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड, कि जो एनर्जी रिलीज होगी वो स्टोर कैसे होगी? समझ में आई है? स्टोर की बात हो रही है। ATP तो स्टोर, हाँ बिल्कुल, और ATP एनर्जी फॉर्म, हाँ मतलब जब टूट रहा है, हाँ यूज कर रहा है। हाउ एनर्जी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड। अब इसमें लिखिए, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन is stored in the form of ATP molecules in the cells of the body and used by the organism as and when required। जब जरूरत पड़ेगी बॉडी को तब यूज करेगी। कोई जरूरी थोड़ी है कि मैंने आज खाना खा लिया या फिर कोई एनर्जी मिल गई मेरे को अभी इसको यूज करना है, बाद में भी यूज कर सकते हो ना। जैसे बोलते हैं कि लाइक अगर आप कोई फिजिकल वर्कआउट करते हो तो बोलते हैं कि रेस्ट भी बहुत रिक्वायर्ड होता है, रेस्ट बहुत जरूरी होता है। उसमें क्या करती है बॉडी? रिकवर करती है। तो वो रिकवर कहाँ से करेगी? मतलब उसको एनर्जी चाहिए तो वो एटीपी जो मॉलिक्यूल्स है वहां से एनर्जी लेती रहेगी। अगर आप कंटिन्यूअसली भी करते जाओगे तो आपकी बॉडी फिर रिकवर नहीं करेगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एडीपी इज ए सब्सटेंस। नहीं, ये आंसर ही चल रहा है, ये आंसर ही तो बोला कि कैसे स्टोर होती है। तो अगर आपसे कोई आंसर पूछ ले क्या है इसका आंसर? एटीपी की फॉर्म में, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एडीपी इज ए सब्सटेंस, हाँ एडीपी is a substance called adenosine diphosphate, full stop. The molecules of ADP are present in a cell and ADP has a low energy content। तो लो एनर्जी कंटेंट को अंडरलाइन कर लीजिए। डाइफॉस्फेट, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एडीपी आर प्रेजेंट इन ए सेल एंड एडीपी हैज लो एनर्जी कंटेंट। लो एनर्जी कंटेंट को अंडरलाइन कर लेना। नेक्स्ट लिखिए, एटीपी is a substance called adenosine triphosphate, full stop. It is also present inside a cell and has a high energy content
कंटेंट। फिर लिखिए, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, समझ में आया ना यहां तक? नेक्स्ट लिखिए, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग respiration is used to make ATP molecules from ADP and inorganic phosphate। और फिर ये इक्वेशन लिखिए, आपका एटीपी कैसे फॉर्म होगा? सिंपल एडीपी फॉस्फेट, या फिर इसको ब्रैकेट में लिख दूं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। मैंने और किसके साथ करेगा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के प्रोसेस को समझाने के लिए मैं क्या ये कह सकता हूं? सिंपली रेस्पिरेशन में तो एनर्जी रिलीज मिलती है आपको, तो क्या हो गया? रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन से आपको क्या मिलती है? एनर्जी। रेस्पिरेशन से एनर्जी, और वो किस में कन्वर्ट कर देगी? इसको एटीपी। और ये क्या है? ये भी एनर्जी है लेकिन स्टोर्ड फॉर्म में। और इसकी मैं बात करूं तो ये कैसा है? हाई एनर्जी कंटेंट है। और जब भी आपकी बॉडी को जरूरत पड़ेगी, बाद में स्टोर्ड है, अगर बाद में जैसे मान लो आप कोई चीज स्टोर करके रख लेते हो, तो आपको जब भी जरूरत पड़ती है तो आप क्या करते हो? उसको यूज कर सकते हो। और ये यहां पे किस फॉर्म में थी? लो एनर्जी के फॉर्म में। तो इस इक्वेशन को लिख लीजिए। और ये भी साथ ही लिखा देता हूं। ठीक है, ये समझ में आ गई। ये एनर्जी किस में हो गई? हाई एनर्जी, लेकिन किस फॉर्म में? स्टोर्ड फॉर्म में। और जब आपकी बॉडी इनको बोला कि अब मुझे एनर्जी चाहिए, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, मुझे एनर्जी चाहिए, तो वो क्या करेंगे? एटीपी मॉलिक्यूल्स अगेन ब्रेक होंगे। ब्रेक होके किसमें ब्रेक होंगे? एडीपी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और आपको रिलीज क्या कर देंगे? एनर्जी, जो कि आपकी बॉडी यूज करेगी। तो इसको लिखने से पहले एक पॉइंट लिख लीजिए, फिर इस इक्वेशन को लिखना। बंद करना। यहां पे क्या हुआ? एनर्जी किसकी फॉर्म में रिलीज हुई? बॉडी को जब एटीपी तो स्टोर हो गई, अब जब एटीपी से उसको जब जरूरत पड़ेगी तो क्या करेगी? वो बॉडी को एनर्जी देती रहेगी जब भी रिक्वायर पड़ेगी। तो ये हो गया। इसको लिखने से पहले एक स्टेटमेंट लिखो, फिर लिखना ये किसमें? ये तो स्टोर्ड फॉर्म है एनर्जी की। वो तो रेस्पिरेशन से उसको ऑक्सीजन जो मिलनी थी मिल गई, एनर्जी बन भी गई, लेकिन स्टोर कैसे करेगा बॉडी? फॉर फ्यूचर पर्पस के लिए। तो वो किसके फॉर्म में था? एटीपी की फॉर्म में। ठीक है ना? फॉस्फेट, हाँ। ये देखो, ये जो एडीपी है और ये जो फॉस्फेट है और जो एटीपी है, ये तीनों ही एनर्जी की एक तरीके से करेंसीज हैं। तो ये क्या होती है? जो भी एनर्जी होती है, जो भी सिंपल, जब जैसे मान लीजिए सबसे पहले एटीपी की फॉर्म में होता है। एटीपी जब टूटता है ना, जैसे मान लीजिए एटीपी बन गया, एटीपी टूट के इस डाइफॉस्फेट, और जैसे मान लीजिए अगर आपको क्या बनाना है? H2O बनाना है, तो सिंपली H2O कैसे टूटता है आपका? H+ OH-। तो ये जिस तरह से टूटता है, ये टूटने के बाद बना है। तो ये जो दोनों कंपोनेंट है, अगर ये टूटता है तो बनता है, और अगर इसको वापस इन दोनों को मिलाना है, जैसे आप H2 + O2 बनाते हो तो क्या बन जाता है आपका? H2O बनता है ना इस तरह से। तो अब ये ऑक्सीजन कहां से आया? सिंपली भाई, ये जो प्रेजेंट चीज थी ऑलरेडी बॉडी में, ये सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, ये भी सेल के अंदर है, ये भी सेल के अंदर है। बस ये जब कंबाइन होते हैं, एनर्जी के साथ मिलते हैं, तो क्या बना लेते हैं आपके? एटीपी। और जब एटीपी टूटता है तो क्या बन जाते हैं? ये दोनों प्रोडक्ट। समझ में आ गया? और ये क्या देता है? अगेन एनर्जी, लो एनर्जी तो देता है, और जो यूज करनी है बॉडी को एनर्जी, वो यहां से मिल जाती है। ठीक है ना?
क्या एच, मतलब अपना वो इक्वेशन नहीं समझ, ये जब जैसे मान लीजिए कोई वाटर है, वाटर में ये आयंस की फॉर्म में कैसे टूटता है, वाटर को अगर जैसे मान लीजिए आपने एसिड एंड बेस पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो वहाँ पे अगर है ना, तो आप जैसे मान लो अगर आपको एसिड बताना है और बेस बताना है तो किस फॉर्म में बताते हो कि भाई जिसके अंदर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन अच्छी है तो वो अच्छा एसिड हो गया, और जिसमें OH की है वो बेस अच्छा, उस तरह से मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो अब ये है तो एक ही चीज़ ना, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि अलग अलग, लेकिन हकीकत में अलग अलग नहीं है, एक ही है, ठीक है ना, ये इसका सिर्फ एक पार्ट है, ठीक है। तो लिखो when the cell needs energy, then ATP can be, when the cell needs energy, then ATP can be broken down using water to release energy, वाटर टू रिलीज एनर्जी। और फिर लिखे ये वाली इक्वेशन एटीपी वाली नीचे वाली, सिंपली वाटर भी लेता है वो, है ना, एटीपी मॉलिक्यूल इजीली इस तरह से मतलब जब वो टूटना चाहता है तो उसको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जब टूटता है तो किस फॉर्म में टूटता है, लेकिन यहाँ पे अपन वाटर नहीं लिखेंगे, है ना, सिंपली अपन ये इक्वेशन को शो करेंगे कि भाई एटीपी टूटा, एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी, वो लिख लो। ऑन है ना, ऑन हो गया। अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो अगर मेरे को एक बात बताइए, जो भी एनर्जी एटीपी से आपको मिली तो आप उसको किस पर्पस के लिए यूज करते हो? लगे आप कभी दौड़ने जा रहे हो तो आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, कभी बैडमिंटन खेलते हो तो अलग अलग बॉडी का पार्ट्स यूज करते हो, रनिंग करते हो, और भी जितने भी आप फिजिकल काम करते हो तो वहां पे जो आपको एनर्जी मिलेगी वो किसकी, कहां से मिलेगी? एटीपी से मिले। तो इस पॉइंट को लिख लीजिए सिंपली। The energy stored in ATP, the energy stored in ATP is used by the body cells. The energy stored in ATP is used by the body cells for various purposes. Like contraction of muscles, comma, conduction of nerve impulses, comma, synthesis of proteins, nerve impulses, comma, synthesis of proteins, and many other activities related to the functioning of the cells. Many other activities related to the functioning of cells. Full stop. जी ठीक है ना, तो यहां तक आ गया समझ में। अब देखिए अपन बात करेंगे जो कि पूरा जो प्रोसेस है कि एनर्जी कैसे किस कंपोनेंट के अंदर रेस्पिरेशन कितने प्रकार के होते हैं, कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो अब देखिए, आपने जाना कि जो फूड है उससे आपका क्या बना, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H6O6। तो कितने कार्बन मॉलिक्यूल है ये, या फिर इस तरह से लिखता हूं 6 कार्बन मॉलिक्यूल। नींद आ रही है?
नहीं 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 आ रही है, झूठ क्यों हैं? ठीक है, ग्लूकोज से 6 कार्बन मॉलिक्यूल बना। अब क्या होता है कि ग्लूकोज को अपन कन्वर्ट करते हैं, जो साइटोप्लाज्म है किसी भी सेल का, वो कन्वर्ट होता है पायरूवेट, या फिर इसका एक नाम होता है पायरुविक एसिड भी बोलते हैं। इसके अंदर कितना कार्बन का मॉलिक्यूल होता है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये जो प्रोसेस हो रही है, ये हो रही है इन दी साइटोप्लाज्म। अब क्या इससे पायरुवेट बनने से अपन को एनर्जी मिल गई? नहीं मिली। अब इसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। सिंपली मतलब ऑक्सीजन, तो बात हो रही है ह्यूमन बीइंग्स की, लेकिन सभी लोग ऑक्सीजन लेते हैं क्या? क्या हर बार ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है? अलग अलग केसेस हो सकते हैं, तो अब बात करते हैं अपन एक एक की। अब देखो, सबसे पहला केस बात करेंगे, ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो ऑक्सीजन पर रिलाई करते ही नहीं है, डायरेक्ट उनको एनर्जी मिलती है? तो उसमें आता है यीस्ट। यीस्ट आपने देखा होगा, सिंपली ब्रेड होती है, ब्रेड के ऊपर एक हिंदी भाषा में अपन सिंपली वो फफूंद क्या बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, व्हाइट व्हाइट का 3-4 दिन पड़ी रहने दो, देखना ब्रेड का क्या हालत होती है ना। तो पूरी की पूरी एक लेयर की लेयर आ जाती है यीस्ट। तो उसमें क्या होता है कि जो यीस्ट की बात है वो ऑक्सीजन को बिल्कुल ही कंज्यूम नहीं करती है, तो उसको बोलते हैं, मतलब वहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, एब्सेंस है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है तो यीस्ट क्या करती है? बाय द हेल्प ऑफ प्रोसेस फर्मेंटेशन, क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन से क्या प्रोड्यूस करती है? इथेनॉल और एनर्जी। और जो एनर्जी यहां पे प्रोड्यूस होती है बच्चों, वो होती है सिंपली 2 ATP मॉलिक्यूल। अब देखो, अब इसको ऑब्जर्व करो, एक चीज मैं अच्छी चीज बताऊंगा कि जब ऑक्सीजन नहीं थी तो जो सिंपली यीस्ट एक ऑर्गेनिज्म है, उसने क्या किया है ना, यीस्ट ऑर्गेनिज्म है तो उसने फर्मेंटेशन प्रोसेस को, मतलब होता है कि जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स है उससे इथेनॉल बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। इथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है, इथेनॉल आपने केमिस्ट्री में थोड़ा पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं है, CH3CH2OH, ये ऑल ग्रुप है, मतलब इसके जो पीछे सफिक्स लगता है ऑल वाला है। तो इसमें कितने कार्बन मॉलिक्यूल हैं बने? नहीं, कार्बन नहीं, 2, 1 और 2, तो ये कितने? 2 कार्बन मॉलिक्यूल बना। अब इथेनॉल होती क्या है? इथेनॉल को अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो जो अपनी अल्कोहल होती है, अल्कोहल मींस दारू, है ना, इथेनॉल उसी का ही एक, जैसे मान लो एग्जैक्टली तो वो नहीं कहूंगा, है ना, अब जैसे अपनी जो अल्कोहल बनने की प्रोसेस है वो भी सिमिलर यही है। उसको मतलब जो अल्कोहल बनती है, जो लिक्वर बनती है, जो दारू बनती है, वो क्या करती है? कई दिनों तक सड़ती है, मतलब इस तरह से उसमें क्या होते हैं, जितने भी ये बैक्टीरियाज हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो एक्ट करते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलनी चाहिए। तो वहां पे क्या होता है ना कि एक चैम्बर से बनाए हुए होते हैं, तो एग्जैक्टली तो कैसी बनती है फैक्ट्री, वो तो मेरे को भी नहीं ध्यान है ना, लेकिन एक जो आपने देखा होगा कि एक देसी बोलते हैं, देसी दारू, है ना, तो वो क्या होता था ना कि पहले के जमाने में, आज से कुछ सालों पहले, कुछ सालों नहीं 10-15 साल पहले, तो क्या होता था कि लोग ना ऐसे चोरी छुपे बनाते थे हर घरों में, तो वो इलीगल था। तो क्या करा, मैंने खुद देखा हुआ है गाँवों में, तो क्या होता था कि भट्टी सी बनाते थे, जमीन के अंदर गड्ढा खोदते थे लाइक इतना चौड़ा, और उसके अंदर जो ये रॉ प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, लाइक गुड़ वगैरह, पता नहीं क्या क्या चाहिए होते हैं, उसको डाल देते, उसको एकदम पैक कर देते थे कि कोई ऑक्सीजन उसमें चली ना जाए। तो फिर वो क्या करते थे, वहां पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लाइक जैसे यहाँ पे यीस्ट का बात कर रहे हैं, यीस्ट वहां पे भी माइक्रो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती थी, और जो आपने बाय प्रोडक्ट डाले हैं तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता था? इथेनॉल में। फिर उसको पता नहीं फिल्टर आउट करते थे, क्या करते थे, फिर जो 30-40 रुपए की जो मिलती है अभी भी इवन, वो तो अब थोड़ा प्रोसेस वे में बनती होगी शायद, है ना, तो वो सब इस तरह से बनती। तो यहाँ पे आपने एक चीज देखी कि यीस्ट भी क्या बना रहा है? इथेनॉल। तो इथेनॉल का कॉन्सेप्ट समझ में आया, और यहां पे एब्सेंस थी या प्रेजेंस थी?
तो वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जब ऑक्सीजन अब्सेंट रहती है तो उसे बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। किसे बोलते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो अगर आपसे कोई पूछे एनारोबिक रेस्पिरेशन में एब्सेंट होती है ऑक्सीजन, प्रेजेंट होती है तो एब्सेंट होती है। दूसरी चीज है ना, दूसरी चीज कि उसके अंदर क्या बाय प्रोडक्ट बनता है, आपका 2 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है, दैट इज इथेनॉल, और CO2 भी बनती है। और अगर बात करें एनर्जी की तो एनर्जी कितने एटीपी मॉलिक्यूल निकलेगा? 2 एटीपी मॉलिक्यूल निकलेगा, या फिर लो एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हो गई बात एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की। ये समझ में आया? अब बात करते हैं जब एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तब जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, मतलब ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल अब क्या बनाएगा? तो अब मेरे को कोई बता सकता है जब प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन क्या बनाता है? CO2। ये रिएक्शन अपन शुरू से अपन ने यही पढ़ी थी, CO2 बनेगा, वाटर बनेगा मतलब H2O बनेगा, और आपकी क्या निकलेगी? एनर्जी, जो कि अपनी ह्यूमन बीइंग की रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अपन ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं या विदाउट ऑक्सीजन सब काम करते हैं? इंटेक करते हैं और उसका रिएक्शन होती है। और यहां पे बात करी जाए एनर्जी की, तो यहां पे जो एनर्जी निकलती है दैट इज हाई एनर्जी, दैट इज 38 एटीपी। और अभी अभी आपको मैंने इस बात की डिस्कशन किया था कि जो भी ऑक्सीजन, जो भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो कहां होगा? इन दी माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया कहां प्रेजेंट होता है? सिंपली सेल में। तो उसी वजह से अपन क्या कह रहे थे? इट इज ए सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो ये प्रोसेस किसकी है? अपनी है। तो अब बात आती है दूसरा, तो दूसरा टाइप आता है रेस्पिरेशन का, उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है वो क्या कहलाता है? आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एक तो पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट, एरोबिक रेस्पिरेशन कहां परफॉर्म होता है? इन दी माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा, इसके बाय प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सिंपली एनर्जी। और चौथा पॉइंट अगर आप बनाना चाहो तो एनर्जी का इसमें कितनी रिलीज हो रही है? 38 एटीपी मींस हाई एनर्जी रिलीज हो रही है इन द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक और एरोबिक से अगर आपसे कभी कोई डिफरेंशिएशन पूछ ले तो आप क्लियरिफाई कर सकते हो उसे किसी भी तरीके से। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। इसको क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन। यही तो है रेस्पिरेशन की इक्वेशन। ठीक है, अब बात आती है कि एक वक्त तो है कि जब पूरी तरह ऑक्सीजन एब्सेंट थी, एक है। अब एक बात आती है कि क्या ऐसी सिचुएशंस हो सकती है जहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन हो? क्या बात हो रही है? कमी हो ऑक्सीजन की, मतलब जितनी बॉडी को चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है, तो क्या होगा? बात करते हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब बात करते हैं, मैंने क्या किया, आज मेरे को किसी ने बोला रात को कि मुझे सुबह बड़ा मोटिवेट किया कि बड़ा मोटा हो रहा है, चलो भैया दौड़ लगाते हैं ना, सुबह उठ जाना, 4 बजे मैं आ रहा हूँ। तो मैंने अलार्म लगा दी बढ़िया मिल्खा सिंह वाली, उठ जा, है ना। और उठ के 4 बजे, हम 3-4 साल तक कोई दौड़ भाग नहीं करी है, और एक दिन उठ के फोन आया फ्रेंड का, भाई चलो आ जाओ, चलो भाई। और बोले कि कितना दौड़ना? बोले बोल तेरे को कितना दौड़ना? बोले सीधा 5 किलोमीटर की दौड़ मारते हैं, तेज वाली। बोले दौड़। तो पहले दिन था, बहुत तेज मारे, बहुत तेज दौड़े, 5 किलोमीटर दौड़ के आ गए। फिर दौड़ के तो आप आ गए, आपने कोई वार्म अप नहीं किया है, कोई कुछ स्ट्रेचिंग कुछ नहीं की, और सीधा आप दौड़ के आ गए। या फिर कभी कभी जोश में एक दिन, पहले दिन बोले चलो भाई क्रिकेट खेलेंगे, तो वो 6-6 घंटे क्रिकेट ही खेल रहे हैं। तो आप एक दिन खेल लिया, आपने कोई प्रैक्टिस नहीं करते, एक अचानक। तो क्या हुआ, जैसे ही आप आए, सुबह तक तो ठीक थे, जैसे ही शाम होने आई आपके सारे हाथ पांव दर्द होने लग गए। यार ये क्या हो रहा है? पूरे हाथ पांवों में दर्द होने लग गया। ऐसा आपने फील किया है? कभी कोई कोई ज़्यादा स्पोर्ट्स खेल लिया, या फिर कोई ज़्यादा कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी कर गई कि कभी कोई मंदिर पर चढ़ गया हनुमान जी के, तो बोले पांव पूरे हो जाते हैं ना, अब तो चला भी नहीं। तो ऐसा क्या हो रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि बॉडी को जब आप
तेज मूवमेंट कर रहे थे, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे थे हार्ड वाली, तो वहां पे जो बॉडी को जो एनर्जी रिलीज करनी थी वो ज्यादा करनी थी, तो उसको क्या चाहिए थी, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए थी, लेकिन जितनी उसको चाहिए थी उतनी उसको मिल नहीं रही थी। तो क्या हो गया, लैक ऑफ ऑक्सीजन का केस कंसीडर हुआ, वहां पे वो वाली सिचुएशन अराइज हुई। तो उस केस में क्या होगा कि जो बॉडी के अंदर जो CO2 वाटर और एनर्जी बननी चाहिए थी वो नहीं बनी। तो यहां पे क्या बना, तो यहां पे बच्चों बनता है आपका लैक्टिक एसिड और सिंपल एनर्जी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं जैसे ये कार्बन है, ये तो 1 कार्बन मॉलिक्यूल है और लैक्टिक एसिड होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब आपको ये लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो ये जो लैक्टिक एसिड से होता है तो ये क्या करता है, बॉडी में क्रैम्प्स प्रोड्यूस कर देता है। क्रैम्प्स मतलब होता है आपकी बॉडी एकदम स्टिफ हो गई है, मतलब वो खुलेगी नहीं। तो वो खुलेगी कब, जब वो लैक्टिक एसिड धीरे धीरे रिमूव होगा। बॉडी में क्या होता है कि लाइक मैं मेरी केस करूं, व्हेन आई वाज इन 10 to 12, तो अब इतना वर्कआउट कर रहे हैं, मतलब वर्कआउट मीन्स सुबह स्कूल जा रहे हैं पहले तो इतनी दूर, फिर वापस आ रहे हैं यहाँ पे घर, कोई ऑटो में तो जा नहीं रहे हैं, तो और फिर वहाँ जाके खेल भी ले रहे हैं, मतलब और फिर आके फिर वापस निकलना, मतलब 2:45 पे घर पे लैंड किए, 3 बजे, भाई आधा घंटा तो पहुंचने में लगेगा ना, वो भी तेज चलाओगे साइकिल तब, तो 8 किलोमीटर साइकिल चलानी है, फिर 8 किलोमीटर साइकिल चलानी है, फिर वहां पढ़ के फिर वापस आना है, फिर 8 किलोमीटर साइकिल चलानी है, तो दिन का कितना वर्कआउट होगा। तो सच बताता हूं 9, 10, 11 बजते ही पूरे पांवों में, पूरी बॉडी में ऐसा पेन होता था ना स्कूल तक। मतलब क्यों पेन हो रहा है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। इनिशियली मतलब कुछ दिन तो ज़्यादा होता था, फिर एक थोड़ी बॉडी को आदत भी हो जाती है कि लाइक रोज आप एक रूटीन फॉलो करते हो, लेकिन फिर भी बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से क्रैम्प्स होते थे। मतलब रात को ये पाँवों में ये जो चीज़ें हैं, ये मतलब जो जॉइंट्स होते हैं ना, ये जॉइंट्स इस तरह से दर्द होते थे। क्यों होते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, तो भाई वहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, लैक्टिक एसिड। समझ में आई बात। तो इसका सिंपल सा क्या प्रोसेस, सिंपल रेस्ट मांगती है बॉडी, रेस्ट होता है ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। समझ में आ गई बात। तो क्यों होता है, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस है अपनी सिंपली ग्लूकोज से पायरुवेट बना या पायरुविक एसिड, साइटोप्लाज्म में 3 कार्बन मॉलिक्यूल से फिर 2 कार्बन बना, इथेनॉल में फर्मेंटेशन में लैक ऑफ ऑक्सीजन में आपका लैक्टिक एसिड बना। और बात करें माइटोकॉन्ड्रिया में तो आपका क्या बना, कि CO2 प्लस एनर्जी और 30। ये अपनी रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, ये अपनी फर्मेंटेशन की प्रोसेस है। ठीक है, तो अभी इसको नहीं बनाना है, इससे पहले कुछ 2-4 लाइन लिखनी है, फिर इसको बनाएंगे। ठीक है, समझ में आया, इजी था, नींद हो गई पूरी ये बोल रहा हाँ हो गई नहीं हुई, नींद आ रही है, सच से बता दो। चलो लिखो नेक्स्ट, मतलब एक हेडिंग तो क्या डालोगे, नेक्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करना अलग से। द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। सिंपली रेस्पिरेशन की बात हो रही है ना, अलग अलग में। द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज कॉमा ए 6 कार्बन मॉलिक्यूल into a 3 कार्बन मॉलिक्यूल। किसमें, हाँ बिल्कुल ऑक्सीजन चाहिए उसे। 6 कार्बन मॉलिक्यूल into a 3 कार्बन मॉलिक्यूल called pyruvate। This process takes place in the cytoplasm। This process takes place in the cytoplasm। और अब इसको बनाइए डायग्राम को, फिर मैं लिखवाता हूं।
आगे लिखो, फर्दर दी पायरूवेट में बी, फर्दर दी पायरूवेट में बी कन्वर्टेड इनटू further the pyruvate may be converted into ethanol, may be converted into ethanol and CO2. This process takes place in yeast during fermentation, full stop. Since this process takes place in the absence of air, ब्रैकेट में ऑक्सीजन लिख लेना एयर के, called anaerobic respiration. ठीक है, फिर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, ब्रेकडाउन ऑफ पायरूवेट यूजिंग ऑक्सीजन, breakdown of pyruvate using oxygen takes place in the mitochondria, This process breaks up the 3-carbon molecule to give molecule of CO2, full stop. The other product is water. Since this process takes place in the presence of air, ब्रैकेट में ऑक्सीजन, since this process takes place in the presence of air, ब्रैकेट में ऑक्सीजन, it is called as aerobic respiration. तो एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस समझ में आ गया। तो अगर आपसे कुछ सिंपल डिफरेंशिएशन भी पूछे तो और भी डिफरेंस बना सकते हो ना खुद भी। उसमें देखो कितनी सारी चीज़ों की, पहले तो डेफिनेशन हो गई, दूसरी वो उसमें फर्मेंटेशन होता है, वो यीस्ट में होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसमें इथेनॉल बनता है, इसमें CO2 प्लस वाटर बनता है, उसमें 38 ATP बनता है, उसमें 2 ATP बनता है, ठीक है ना। तो बहुत सारा बना सकते हो ना खुद भी। अब लिखो नोट करके, नोट द रिलीज ऑफ एनर्जी in this aerobic process is lot greater than the release of energy in this aerobic process is a lot greater than in anaerobic respiration। ठीक है, ये दो केस हो गए, फर्मेंटेशन का हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया का हो गया। अब तीसरा लिख लो लास्ट, लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला, मसल्स वाला। when there is a lack of oxygen in our muscle, when there is a lack of oxygen in our muscle cells, another pathway for the breakdown of
for the breakdown of pyruvate is taken full stop. Here pyruvate is converted into lactic acid. Here pyruvate is converted into lactic acid, which is also a 3-carbon molecule full stop. Due to this lactic acid in our muscles, ड्यूरिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सडन एक्टिविटी, ये चीज आ रही है ना, हाँ, ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी causes cramps. स्पोर्ट्स में काफी क्रैम्प्स पढ़ते होंगे कि विराट कोहली को क्रैम्प्स हुए, तो वो रेस्ट पे ऐसे पढ़ते हो ना, कई बार आते हैं, तो ये सब चीजें होती है। टाइम हो गया क्या? अगला टॉपिक थोड़ा सा हो गया, सजाने वाले होंगे ना, क्या करें स्टार्ट नया? चलो कर लो, थोड़ा सा लिख कर लेना। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ये मेरा सुंदर सा पेड़ है जो मुझे छांव देता है और शुद्ध हवा भी देता है और शांति भी देता है। सोचो ऐसे ही किसी पेड़ के नीचे लोगों को निर्वाणा मिल गया था। कौन? बुद्धा, है ना। तो जिसको लोग लोग सोचते हैं कि ज्ञान के लिए हमें दुनिया में जाना पड़ेगा, सब ज्ञान अपने में ही है, लेकिन बस उसे डिस्कवर करने की जरूरत है ना। तो जो इसलिए कहते हैं कि डिस्कवर योर सेल्फ फर्स्ट, है ना। तो सीखो पहले खुद से। अब देखो, अब बात आती है कि जो प्लांट्स हैं वो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं। तो आपने एक टर्म पढ़ा था, स्टोमेटा। स्टोमेटा का काम क्या था? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसके अंदर सिंपली क्या होते थे? एक तरीके इस तरह से पोर्स बनते थे, इस तरह से, मतलब एक होल बनता था, कभी वो बंद होते थे कभी खुलते थे। तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो किसकी हेल्प से हो रहे हैं? स्टोमेटा के। और कौन कौन सी गैसेस परफॉर्म होती है यहाँ पे भी? ऑक्सीजन एंड CO2। तो जब बात आती है तो क्या यहाँ पे सिर्फ लीव ही रेस्पिरेशन करती है? नहीं, यहाँ पे लीव्स, स्टेम्स, यहाँ पे जितनी भी इसके पार्ट्स हैं, रूट्स, सभी की सभी रेस्पिरेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करती है। लेकिन कोई पूछे कि फोटोसिंथेसिस क्या सभी पार्ट्स में होगा? नहीं, फोटोसिंथेसिस पर्टिकुलरली किधर होगा? लीव्स में। क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए उसको क्या चाहिए? एक क्लोरोफिल चाहिए। और क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ पे है? क्लोरोप्लास्ट में है। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ है? सिंपल लीफ में है। ठीक है ना। तो अब बात आती है कि आपने इतनी, ये आप पहले से भी जानते हो कि जब डे टाइम होता है, किसकी बात हो रही है? तो डे टाइम में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? फोटोसिंथेसिस होती है या नहीं होती है? होती है। फोटोसिंथेसिस के अंदर फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने? नहीं, बस सिंपल CO2 प्लस H2O और क्या बन रहा था? C6H12
O6 और क्या रिलीज हो रही थी? H2O प्लस O2, CO2 प्लस H2O थी, ठीक है, और ये बन रहा था आपका ग्लूकोज, है ना। तो ये यहाँ पे आपका क्या बन रहा है? फूड बन रहा है। तो यहाँ पे क्या चाहिए कि उसको क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस चाहिए थी, ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस की बात हो गई है। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है? उसको ये फूड चाहिए होता है और ऑक्सीजन चाहिए होती है, और वो क्या रिलीज करता है? सिंपली CO2। तो मतलब, और यहाँ पे देखो फोटोसिंथेसिस के अंदर H2O नहीं आएगा, यहाँ H2O थोड़ी आएगा, H2O तो और क्या है? सिंपली ऑक्सीजन और एनर्जी, है ना। H2O तो ऑलरेडी दे रहे हैं ना, तो कहाँ से आएगा H2O? वो प्लांट की लीफ काट देंगे पूरा तरह से, तो वो फूड कहाँ से लाते हैं? कौन सा फूड? जो प्लांट की लीफ हट जाती है ना, वो फूड कहाँ से लाते हैं? वो तो हट के नीचे गिर गई ना, अब क्या चाहिए उसको फूड की रिक्वायरमेंट? आपने बोला फूड चाहिए होता है प्लांट को, तो वो तो जब वो डैमेज हो गया ना, अभी एक मिनट पहले इसको डिस्कशन कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ फटाफट, ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस की जब प्रोसेस होती है तो प्लांट क्या रिलीज कर रहे हैं? ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं? एयर में रिलीज कर रहे हैं। और जब बात आती है किसकी? रेस्पिरेशन की, तब वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, मतलब इंटेक इसका इंटेक है, और क्या रिलीज करते हैं? CO2। तो मैं कहूं डे टाइम के अंदर वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं? रिलीज भी करते हैं और इनटेक भी करते हैं, और लेकिन CO2 को डिफ्यूज करते हैं। CO2 को सिंपली डिफ्यूज भी करेंगे। तो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस भी होती है और रेस्पिरेशन भी होती है। अगर बात आ जाए नाइट टाइम की, तो नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस होगी? नहीं होगी। तो ऑक्सीजन का तो किस्सा ही खत्म, मतलब ऑक्सीजन रिलीज ही नहीं होगी। तो क्या होगा? सिर्फ रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन में क्या निकलती है? CO2। तो एक जो प्रथा चलती आती है कि पेड़ के नीचे रात को मत सोना, यहाँ तो चुड़ैल का साया है। तो वो चुड़ैल कौन है? और जो भयंकर वाले, जैसे जैसे कोई बरगद का पेड़ है, तो ये ह्यूज अमाउंट में क्या निकालते हैं? CO2। तो CO2 जब निकलती है तो, और इसके अंदर जैसे मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है, तो उनको इस तरह की नींद आती है, मतलब वो चित हो जाते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि ये तो यहाँ कोई भूत आया, और भाई बॉडी को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। अगर उसको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन तो वो क्या करेगा? उसके ब्लड को एनर्जी नहीं मिलेगी, तो वो एक तरीके से बेहोश की मात्रा, मतलब स्टेट में आ जाएगा। तो यहाँ पे रात को क्या आके चली गई? चुड़ैल आके चली गई। अब चुड़ैल का समझा दोगे कॉन्सेप्ट? तो रात को क्या होता है? CO2, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही नहीं हो रहा है ना। और रेस्पिरेशन में क्या सभी पार्ट्स अपना काम कर रहे हैं? तो ये बात हो गई डे टाइम की। तो डे टाइम में दोनों ही प्रोसेस परफॉर्म होंगे, और अगर नाइट टाइम की बात करें तो सिंपली क्या होगा? रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेशन में क्या रिलीज होती है? CO2, ठीक है। तो लिखिए रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, लिखिए प्लांट्स एक्सचेंज gases through stomata and the large intercellular spaces ensure that large intercellular spaces ensure that all cells are in contact with air, full stop. CO2 and oxygen are exchanged by here. इसी में लिखिए आगे, the direction of diffusion depends upon the environmental conditions and the requirement of the plants
रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है ना, कल करेंगे इसके आगे का। जी